बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। मैं फिर आ चुका हूँ आपके सामने आपके अपने क्लास में प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कुछ, कहाँ तक पढ़ चुका था? लास्ट टाइम हम लोग शायद पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन। याद हो आपको लॉज ऑफ मोशन, जहां पर हम लोग पहुंचे थे पार्ट 2 तक। और पार्ट 2 के बाद आज हम लोग है इसके वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 3। क्या है पार्ट 3 में आज हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा क्विक रिवीजन कर ले पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में हम लोग शायद पढ़ चुके थे लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट, मतलब लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट था, और लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ। और लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है और इसका नेचर कैसा होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि एक बॉडी वो हो जिससे आप फोर्स लगाते हैं और दूसरा वो हो जिस पर फोर्स लगता है। ठीक है, दोनों होने चाहिए। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके बाद फोर्स के एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं dp अपॉन dt। आई होप आपको याद होगा फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता। ठीक है, तो अगर हम ये कहें आपसे कि if अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स ना लगाएं, अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स ना लगाएं मतलब f की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर f की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो? अगर f की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डिफरेंशिएट है, ये डिफरेंशियल फंक्शन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट। बच्चों क्या समझ में आया? इसका मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। दैट मींस लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। ठीक है, नियत रहेगा। देखिए समझे, नियत रहेगा। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बात आपसे और बोल रखी थी। क्या बोल रखी थी? बोला था हमने कि अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किसके इक्विलिब्रियम के बारे में बात हो रही है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं फोर्स के इक्विलिब्रियम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, देखते रहिएगा क्या है इक्विलिब्रियम। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब इसको क्या कहते हैं? तो संतुलन के प्रकार। बलों पर अगर हम फैक्ट के बारे में बात करें तो बलों के कारण किसी ऑब्जेक्ट के संतुलन के टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका इंपॉर्टेंट, वो है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम ये क्या होता है? तो इसको हम लोग बात कर सकते हैं रूपांतरित साम्यावस्था बात कर सकते हैं, बैलेंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या है इसका मतलब? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं किस इस तरीके से लगाते हैं कि इस पर लगने वाले सभी बलों का टोटल नेट फोर्स 0 हो। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरीके से फोर्स लगाते हैं इस ऑब्जेक्ट पर टोटल नेट फोर्स 0 हो, तब क्या होगा? अगर टोटल फोर्स नेट फोर्स 0 हो तब याद रखें समेशन ऑफ, याद रखिएगा इफ अगर नेट फोर्स 0 हो तब fx भी 0 होगा, समेशन ऑफ fy भी 0 होगा और समेशन ऑफ fz भी 0 होगा। ये बहुत कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम fx, समेशन fx, समेशन fy और समेशन fz के बारे में बात करते हैं, तीनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, किसी बॉडी पर इस दरमियान अगर f 0 होगा देन हम ये कह सकते हैं कि a भी 0 होगा। a क्या है? एक्सेलरेशन है। ठीक है, अगर f 0 तो देन a भी 0। ठीक है, बढ़िया। जब f 0 देन a भी 0, दोनों 0, तब हम क्या कह सकते हैं कि d v
बाई डी टी इज इक्वल टू वी जीरो हो गया, ठीक है ना, dv अपॉन dt, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। क्या मतलब बात पता चली कि इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और ऐसे केसेस में या तो बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, या तो बॉडी होगी या फिर बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी। ध्यान दीजिएगा, इसके मोशन में चेंज नहीं होगा। इसके स्टैटिक मोड को, मतलब रेस्ट वाले कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये दो टाइप के इक्विलिब्रियम इसमें हो गए, दो पार्ट हो गए। तो इस ट्रांसलेटरी में हमने क्या जाना, बॉडी इन अ केस इन विच टोटल नेट फोर्स इज जीरो, तब की अवस्था में समेशन ऑफ fx जीरो, समेशन ऑफ fy जीरो, समेशन ऑफ fz भी जीरो होगा। इस समय f जीरो, a भी जीरो, dv अपॉन dt जीरो, तो v कांस्टेंट, मतलब बॉडी या तो रेस्ट में होगी या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी। दोनों केसेस के बारे में बात करें तो बॉडी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहला सकती है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दूसरा आपका कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, तो बच्चों हम आपको बता दें, इसका स्थायी साम्यावस्था कह सकते हैं। इस केस में क्या होता है, तो स्थायी इक्विलिब्रियम मतलब स्थायी साम्यावस्था के केस में बॉडी क्या होगी, स्थायी अवस्था में होगी। कैसे केसेस में, तो इसके ऐसे केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई हैवी बल्की बॉडी है, कुछ इस तरीके का बॉडी है, और ये बॉडी नीचे से ज्यादा मास कंटेन किए हुए, तो ऐसे केसेस में बॉडी का जो ग्रेविटी होती है वो ऑफ कोर्स नीचे होती है, ज्यादा से ज्यादा ग्रेविटी जो होती है उसकी नीचे होती है, ग्रेविटी नीचे की ओर शिफ्ट होती है। ऐसे केसेस में अगर आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे ना, अगर इस पर थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो ये आगे की ओर शिफ्ट होगी, लेकिन वापस अपने पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम कुछ इस तरीके की बॉडी लें जिस पर हम बाहर से फोर्स लगाएं, बॉडी फोर्स के कारण डिस्प्लेस्ड हो, जो फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट इसमें देखने को मिले, लेकिन बॉडी अपनी स्टेट को वापस से रीगेन कर ले, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि इसमें फोर्स जो आपने लगाया है वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इससे होगा क्या, जैसे आप मूव करोगे तो बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करेगी, तो इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई या फिर रीगेन कहते हैं, ऑक्यूपाई इट्स इनिशियल स्टेट, ये वापस अपनी स्टेट को पाले, ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। तो इस तरीके के हम मोशन को हम लोग कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो ग्रेविटी होती है वो नीचे होती है, और एक इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, ठीक है, इसका डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसका ग्रेविटी क्या होगी, लोएस्ट पॉइंट पर होगी। याद रखें, हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम का थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में बच्चों क्या है, तो थर्ड टाइप आपका है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है अनस्टेबल, अस्थायी साम्यावस्था। तो इसमें क्या होगा, बॉडी क्या होगी, अनस्टेबल होगी। मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर आप किसी बॉडी को बाहर से पुश कर दो, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो बॉडी को आपने इतना पुश कर दिया कि बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर गई, लेकिन वो अपने इनिशियल स्टेट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाती, वापस से रिटेन नहीं कर पाती। तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आप ऐसे समझ सकते हैं, दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच बॉडी डज नॉट
रीगेन इट्स शेप, अपने शेप को वापस से ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस में बॉडी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कब हो सकता है? तो ऐसे केस में आपको याद रखना है जिसका d2u बाई d r2, ध्यान दीजिएगा d2u अपॉन dr2, इसका d2u अपॉन dr2 इसका नेगेटिव होगा बच्चों, याद रखिएगा नेगेटिव होगा। और ऐसे केस में जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है इसका, ग्रेविटी होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब अबव। ठीक है, तो ऐसे पोजीशन को, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में और बात कर लें। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर हम बात करते हैं रिड्यूस्ड मास, काफी बच्चे एग्जाम में पूछा जाता है रिड्यूस्ड मास क्या होता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, अगर हमारे पास दो बॉडीज है, एक का नाम m1 है, दूसरे का नाम m2 है, तो हमारे पास अगर दो बॉडी है, दोनों को हमने किसी लाइट स्प्रिंग से बांध दिया है। लाइट स्प्रिंग किसे कहते हैं? जिसका मास ना हो। बढ़िया, तो यहाँ पे एक मास m1 एक मास m2 हो गया, दोनों को बांध दिया होगा। ये स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होगा K, ठीक है, हमने इसको इस तरीके से बांध रखा होगा। तो ऐसे केसेस में इसका रिड्यूस मास क्या होगा? तो अगर दोनों एक दूसरे से क्लाइड स्प्रिंग से बंधे हुए एक दूसरे के साथ मोशन करने के लिए डिपेंडेंट है, तो इसका रिड्यूस मास होगा 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। ध्यान देने वाली बात ये भी हो गई, याद रखिएगा। आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे ही जाते हैं, और वो है आपका कि अगर हमारे पास कोई रॉड, ठीक है, कोई रॉड है और अगर वो रॉड इस तरीके से रखा हुआ है सरफेस पर कि हम एक साइड से उस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पुल लगा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम जैसे ही किसी रॉड के बारे में बात करें, ठीक है, अनदर पॉइंट है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड, और ये रॉड पर मान लिया कि हमने ये फोर्स, ठीक है, बढ़िया, ये फोर्स लगा दिया। अब फोर्स हमने एक साइड से लगाया, तो फोर्स का अदर साइड जो है वो किसी एक पॉइंट से हम डिवाइड कर, तो वो पॉइंट क्या हो गया? P हो गया, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है? P। तो P से इधर का साइड जो है वो एक एंड का x हो गया, और P से अदर एंड का जो डिस्टेंस हो गया वो l-x हो गया, और l क्या है? ये टोटल लेंथ हो गई किसकी? इस रॉड की। बढ़िया हो गया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर इस पूरे रॉड का जो मास है वो कैपिटल M है, अगर इस रॉड का टोटल मास कैपिटल M है, तो आपको बताना ये है कि इसके P पॉइंट पर कितना टेंशन लगेगा, P पॉइंट पर कितना टेंशन लगेगा आपको बताना ये। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसके P पॉइंट पर कितना टेंशन लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देते रहिएगा। तो करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले हम इसका लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ इसकी क्या होगी। तो इसका मास पर यूनिट लेंथ, इसकी मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू m/l, ठीक है। अब क्या करना है, पहले चेक करेंगे कि इसके इस वाले पार्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चेक करते कितना मास या कितना अमाउंट ऑफ मास इधर अप्लाइड है, ठीक है। तो इफेक्टिव मास एट पॉइंट P, इफेक्टिव मास एट पॉइंट P कितना होगा? ये हो जाएगा m/l बच्चों। क्या ये बात समझ में आ गई कि कितना इफेक्टिव मास है जिसको हमें खींचना पड़ रहा है, ठीक है। इतना इफेक्टिव मास हो गया m/l इंटू l-x। अब थोड़ा बात करते हैं कि ये तो इतना इफेक्टिव मास हो गया, कितना फोर्स लग रहा है ये भी तो पता करना है। तो ये तो हो गया इतना इफेक्टिव मास, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि कितना मास हमने खींचा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमें इतना इफेक्टिव मास मिला, ठीक है। तो इफेक्टिव फोर्स या इफेक्टिव टेंशन या इफेक्टिव टोटल नेट फोर्स कह सकते हैं। तो इफेक्टिव फोर्स एट दिस मच ऑफ मास,
एट P, तो हम कह सकते हैं F बाई एम टोटल। पहले हमने 1 यूनिट पर फोर्स निकाल लिया, अब कितने यूनिट मास पर निकालना है, हमें इतने यूनिट मास पर निकालना है। तो हमें 1 यूनिट पर पता चल गया, हमें कितने यूनिट पर निकालना है, इतने यूनिट पर। कुछ नहीं करना बच्चों, आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो F माइनस एक्स, तो ये हो गया M कैंसिल, तो हो गया टेंशन एट P या फोर्स एट P, ये हो जाएगा F L माइनस एक्स अपॉन L। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, F L माइनस एक्स अपॉन L हो गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के लिए, ठीक है, फोकस करिए, सॉल्व करिए, जरूर हो जाएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में। तो जहां पे काइनेमेटिक्स की बात आती है वहां पर लोग परेशान होते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान होते हैं काइनेमेटिक्स के और फोर्स के एग्जांपल्स पे और उसके एप्लीकेशंस पर। क्या है उसके एप्लीकेशन, कैसे काम करें, मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि यहाँ से आप थोड़ा सोचें कि कैसे हम इसको डील करें, फोर्स के एप्लीकेशंस को सॉल्व करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करने जा रहे हैं फोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, दैट इज पुली, ठीक है। पुली क्या होता है? पुली तो मैं आपको बता दूं, पुली मतलब होता है घिरनी, ठीक है। घिरनी की सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि अगर हम घिरनी की किसी बात करें तो घिरनी पे जो हम ऊपर से धागा लेते हैं या फिर रस्सी लेते हैं, रोप लेते हैं, तो ये जो रोप होता है वो जनरली मासलेस माना जाता है, मासलेस, ठीक है। और मैं बता दूं ये जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस मानी जाती है, घर्षण नहीं होती इसमें, फ्रिक्शनलेस मानी जाती है। तो याद रखें कि ये जो रोप होती है वो मासलेस होती है, ठीक है। रोप जो है वो मासलेस है और आपका पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, टेंशन की बात है। तो रोप है तो उस पर टेंशन तो लगेगा ही लगेगा, और टेंशन का जो डायरेक्शन होगा याद रखेंगे हमेशा टुवर्ड टू पुली होगा, हमेशा पुली की ओर लगेगा ये कभी अलग डायरेक्शन में नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होगी। तो याद हो गया सभी को बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके एक्ट ऑन फंक्शन, एक्ट ऑन फोर्स का इक्वेशन कैसे तैयार करेंगे हम लोग, आइए चेक करते हैं। तो अब बात हम लोग को ये करनी है कि अगर हमारे पास, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर हमारे पास एक पहला एप्लीकेशन मौजूद है, इसमें मेरे पास एक साइड में क्या है, यहाँ पर एक मास है, एक साइड में यहाँ पे एक मास है, मतलब हमारे पास 2 मासेस हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 मासेस और एक मास M1 यहाँ रख दिया, एक मास M2 यहाँ रख दिया, और दोनों में कुछ इस तरीके का रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का रिलेशन, M1 इज ग्रेटर देन M2, ठीक है, M1 इज ग्रेटर देन M2। अब जहां पर M1 की वैल्यू अगर बड़ी हो जाए किससे, M2 से, तो याद रखें कि M1 की वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तो ये M1G नीचे की ओर और ये M2G भी नीचे की ओर, ठीक है ना, ये M1G भी नीचे की ओर, ये M2G भी नीचे की ओर। दोनों M1G और M2G में M1G अधिक डोमिनेटिंग है, तो ये इसको कहां लेके जाएगा, इफेक्टिवली नीचे की ओर लेके जाएगा। और सेम एज वेल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इसको कहां लेके जाएगा, ऊपर। जिस नेट फोर्स से ये नीचे जाएगा, जिस फोर्स से ये नीचे जाएगा, क्या उसी फोर्स से ये ऊपर की ओर जाएगा, तो जवाब तो हाँ ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो थिंक अबाउट इट कि ये जब नीचे जा रहा होगा तो किस नेट एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ए से। एट द सेम टाइम ये किस नेट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, ए से। तो अब आपको बताना क्या है कि क्या इस पुली के बारे में बात करते हैं तो क्या ये पुली कहीं से फोर्स को लॉस करेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये आइडियल स्प्रिंग है, आइडियल पुली है और आइडियल आपके रोप भी है। तो अगर हम यहाँ पे कितने इक्वेशन बनने के बारे में बात करें, कितने इक्वेशन बनेंगे, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे, क्योंकि 2 ब्लॉक्स हैं। तो आइए पहले इक्वेशन के बारे में फटाफट से बात कर ही लेते हैं। तो टेंशन का बच्चों डायरेक्शन कहाँ होगा, ऑफ कोर्स ऊपर की ओर। सेम टेंशन यहाँ भी लगेगा, जितने रोप उतने टेंशन, जितने रोप उतने टेंशन, रोप एक ही है तो टेंशन भी सेम ही होगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन डोमिनेटिंग है, ये, क्योंकि ये सिस्टम नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो लिखेंगे M1G डोमिनेटिंग है, ठीक है। और ये टेंशन क्या है, ये टेंशन इससे तो कम ही होगा क्योंकि सिस्टम नीचे जा रहा है, तो -P लिखिए। और सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स को हम लिखेंगे MA। लेकिन बच्चों किस ब्लॉक के बारे में बात करें, M1 के बारे में, तो आप M1A लिख दीजिए।
सिमिलरली अगर हम बात करें इस वाले सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है, ये सिस्टम कहाँ जाएगा, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जाएगा। कौन डोमिनेटिंग है, टी, तो टी माइनस m2g इज इक्वल टू, सिस्टम के बारे में बात करो आप, और सिस्टम पर नेट फोर्स क्या लगा, m2 है। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसको बैठ के बस कर लेना है सॉल्व, ठीक है। करिएगा सॉल्व, क्या करना है, 1 और 2 को कर दीजिए ना ऐड, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर m1 माइनस m2, ठीक है जी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2 a। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये आपको मिल गया एक्सेलरेशन बच्चों, ठीक है, एक्सेलरेशन आपके हाथ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंशन बच्चों कितना आएगा, तो टेंशन क्या करना है, निकाल लेते हैं फटाफट से। तो टेंशन कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से आप निकाल लीजिए। तो टेंशन निकालना होगा तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, उसके लिए आप इक्वेशन 2 को फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे देता हूँ, आपको कर लेना है सॉल्व, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट लिख के रख देता हूँ, तो आपको करना कुछ नहीं है। टेंशन का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका m1 m2 या 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों आप लोग सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करके मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया आपको। अब मैं आपसे पूछूं कि गिरनी पर टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल टेंशन कितना होगा, तो ऑन गिरनी, ऑन पुली टोटल क्या होगा, तो टोटल तो आप देख ही रहे हो, दो लोग हैं, दो लोग इसको खींच रहे हैं। जब दो लोग इसको खींचेंगे तो टोटल इस पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल। तो 2 टाइम्स ऑफ टोटल क्या हो जाएगा, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल टेंशन ऑन पुली, ये हो गया सिंगल टेंशन, और ये हो गया एक्सेलरेशन सिंगल बॉडी का, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन खत्म। थोड़ा सा अब जो नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे।